साथियों, मैं रवि सर प्रतिज्ञा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछला जो वीडियो बनाया गया था वह केवल एक ओवरव्यू था हिंदी का कि रवि सर के माध्यम से आप किस प्रकार से अपनी हिंदी विषय को आगे की ओर लेकर जाएंगे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहयोग या मददगार साबित होगी। आज इसका हिंदी विषय या हिंदी सीरीज श्रृंखला का दूसरा भाग है, जिसमें मैं हिंदी से संबंधित कुछ विषयों के बारे में जानकारी दूंगा या उनसे संबंधित कुछ शब्दों के बारे में जानकारी दूंगा कि वे शब्द हमारे हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत किस प्रकार से उच्चारण या उनका अर्थ प्रदान होता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में। तो कुछ शब्दों की बात करते हैं जो कि आपने सुने होंगे, जैसे ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, उपवाक्य या इसी को आश्रित वाक्य भी कहते हैं। फिर आता है पदबंध, फिर चरण, प्रकार और लिपि। यह जो शब्दावली प्रयोग की गई है वह हिंदी विषय पे किसी भी टॉपिक या किसी भी काय को आप पढ़ते हैं तो आपके सामने ये सभी हिंदी विषय पर बार बार प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर मैं नाम बतला देता हूँ: ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, चरण, प्रकार, लिपि। तो सबसे पहले जिसकी बात करते हैं वह है ध्वनि। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि हमारे मुख से किसी भी प्रकार की अगर आवाज हमारे कानों तक सुनाई दे रही है तो वह कहलाती है ध्वनि। ध्वनि आपके श्रवण क्षेत्र पर या तो सार्थक अर्थ प्रदान करेगी या तो निरर्थक अर्थ को प्रदान करेगी, तो वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि हमारे हिंदी में एक प्रश्न लेकर आता है जो कि यह पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो आपका ध्वनि जो है वह मौखिक इकाई के अंतर्गत सही आंसर या उत्तर आपका होता है। दूसरी बात करते हैं, ध्वनि से अक्षर किस प्रकार का बनता है। ध्वनि हमारे कानों में सुनाई देती है, वह सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकती है। लेकिन कोई ध्वनि जिसका एक सार्थक अर्थ या कोई सार्थक चिन्ह हमें दिखाई पड़ता है या हमारे कानों को सुनाई पड़ता है, उसे हम बोलते हैं अक्षर। जैसे अगर बात की जाए, मैं किसी गाने को गुनगुनाऊं, जैसे तो यह है आपका ध्वनि, लेकिन आप इससे किसी भी अक्षर की कल्पना नहीं कर सकते। अगर ध्वनि से आपको अक्षर की कल्पना हो गई, जैसे रा, तो रा अक्षर आपका ध्वनि के रूप पर आता है, जिसमें अगर बात की जाए कि वह हमारे मुखमंडल के सहयोग से निकलता है, जो कि हमारे श्रवण क्षेत्र पर कोई ना कोई एक चिन्ह बतलाता है ये भी मौखिक इकाई अक्षर, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ हमें मिला, लेकिन ध्वनि का सार्थक अर्थ हमें नहीं मिला। ध्वनि भी मौखिक है और अक्षर भी मौखिक है। तो जहां निरर्थक इकाई आपके श्रवण क्षेत्र पर आएगी वह ध्वनि कहलाएगी, मुख से चाहे कुछ भी निकल जाए। अक्षर सार्थक है जो कि आपके श्रवण क्षेत्र पर आती है। अगर मेरे मुख से मौखिक रूप से लिखा है र, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अक्षर।
अब वर्ण क्या होता है? तो वर्ण अक्षर का ही रूप है, लेकिन जब हम मौखिक रूप से, चाहे मैं रा बोलूं, आ बोलूं, मां बोलूं या किसी भी हिंदी के वर्ण को बोलता हूं, तो क्या है वो, अभी मैं मौखिक रूप से रा बोल रहा हूं, आ बोल रहा हूं, मां बोल रहा हूं, तो ये सभी चीज क्या है, अक्षर है। जब इसी अक्षर को मैं लिखित रूप पे कर देता हूं, जैसे मैंने रा लिख दिया इस बोर्ड पर, या मैंने मां लिख दिया, या मैंने का लिख दिया, ये सभी क्या होंगे, वर्ण की श्रेणी में आएंगे, जिन्हें हम किसी चिन्ह या लिपि के माध्यम से लिखते हैं, वह कहलाता है आपका वर्ण। वर्ण एक ऐसी इकाई है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। प्रश्न ये पूछता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वह है वर्ण। दो प्रश्न मैंने आपके सामने डिस्कशन किया, जिसमें पहला मैंने प्रश्न बताया कि अगर हिंदी भाषा का सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आपका ध्वनि। दूसरा, लिखित इकाई सबसे छोटी कौन, तो वर्ण। अगर प्रश्न ये आता है कि ना वो लिखित पूछे और ना ही वह आपका मौखिक या लिखित दोनों में से कुछ भी नहीं पूछता है, तब आपको ऑप्शन दोनों मिलेंगे, आपको लगाना है वर्ण। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द क्या होता है। तो शब्द बनता है वर्णों के मेल से। शब्द बनता है वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द की संरचना होती है। जैसे अगर मैं एक शब्द लूं रा और दूसरा शब्द लूं मां, ये बनेगा क्या, आपका शब्द। जैसे दूसरा शब्द लेता हूं मैं र में एक की मात्रा, दूसरा लिखता हूं मैंने रेणु, तो ये क्या है, आपका शब्द की कल्पना है। इसे अगर खंडन करेंगे वर्णों के आधार पर, तो दो दो पार्ट इसके निकल कर आएंगे, जिसमें रा, फिर ए, फिर न और फिर उ, ये एलिमेंट निकल कर आएंगे। तो अधिकतम आप इनको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, वर्णों को शब्दों के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पद क्या होता है। तो पद आपका शब्दों की ही एक संरचना होती है, जो कि ये कहा जाता है कि अगर कोई दो शब्द मैं लेता हूं, एक मैंने लिखा ये रेणु और एक शब्द लिखा मैंने रेणु खेलती है, तब क्या होगा, जो ये वाला लिखा हुआ है वह स्वतंत्र रूप से है, तो वह शब्द कहलाएगा। और अगर यह शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो वह कहलाएगा पद। तो आपको समझ में आ गया होगा, शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है और पद आपका किसी वाक्य पर एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है, वह कहलाता है आपका पद। नेक्स्ट जो अगली शब्दावली है वह है वाक्य। तो वाक्य क्या होता है, तो वाक्य पदों के क्रम से बना हुआ एक सार्थक अर्थ को प्रदान करने वाला एक टर्म होता है, उसे हम कहते हैं वाक्य। अगर बात करें वाक्य की, तो वाक्य में आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी जो व्याकरण के अंतर्गत आती है, जिसमें आपको कर्ता, कर्म और क्रिया के सहयोग से जो बनाया जाता है उसे कहते हैं वाक्य। तो क्लियर होगा आपको, ध्वनि मौखिक है लेकिन सार्थक अर्थ नहीं, अक्षर है कोई मन में कल्पना हो लेकिन वह भी मौखिक हो, वर्ण अक्षर का लिखित रूप होता है या ध्वनि का भी लिखित होता है, शब्द वर्णों से मिलकर बना है, शब्द पदों से मिलकर बना है और पद से मिलकर वाक्य बनते हैं। अब आते हैं उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, तो उपवाक्य के श्रेणी पे आता है हमारा जिसमें एक प्रधान वाक्य
और एक आश्रित वाक्य होता है। कहने का मतलब वाक्य के अंतर्गत एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा गौण होगा। अर्थात कि अगर बात की जाए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि सुनने के बाद उन्हें सुनने की आगे इच्छा होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आसमान में घने बादल हैं तो के बाद मन में जिज्ञासा होगी कि आगे क्या होगा, तो आगे बारिश होगी या नहीं होगी। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करता हूं, तो यदि आप मेहनत करते हैं तो पास होंगे या फेल होंगे, कंडीशन दो बनेगी, लेकिन जिज्ञासा आपके पास है। तो जो शब्द यदि, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, जबकि, इन आदि शब्दों से जुड़े होते हैं, जिस पर एक प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो या गौण वाक्य हो, उसे हम बोलते हैं उपवाक्य। नेक्स्ट आते हैं पदबंध की ओर। तो पदबंध क्या है? पद हमने पढ़ा था अभी, अगर दोनों को आधा किया जाए तो ये है पद, और बंध का मतलब होता है बाधा हुआ। पद का मतलब क्या है कि पद जो कि किसी वाक्य में प्रयोग होगा। तो ये तो आपको क्लियर है कि कोई एक ऐसा सेपरेट या अलग सा शब्द नहीं होगा, उसके अंतर्गत 2, 3, 4 शब्द और होंगे शामिल। तो जो पद बधा हो पुरातन काल से, या इसको हम ऐसे समझे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राचीन काल में, वर्तमान काल में और आधुनिक काल आगे भी उनका प्रयोग वैसा ही होता रहेगा, उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो शब्द है वो वहां पास ठहरा हुआ है। उस शब्द के आधार पर हम किसी दूसरे शब्द को वहां नहीं रख सकते। जैसे अगर मैं बात करूं, काला अक्षर भैंस बराबर। अब जब भी आपने पढ़ा होगा तो ये काला पढ़ा होगा, अक्षर पढ़ा होगा, भैंस पढ़ा होगा और बराबर पढ़ा होगा। अगर बात की जाए तो ये पूरे के पूरे 4 जो शब्द हैं वो एक दूसरे से पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। इसके जगह पर आप काला के जगह पर आप नीला नहीं कह सकते कि नीला अक्षर भैंस बराबर, या भैंस के जगह पे आप गाय नहीं कर सकते, या अक्षर के जगह पे आप शब्द नहीं कह सकते, और बराबर के जगह में आप समतुल्य नहीं कर सकते। भले समतुल्य का मतलब बराबर और अक्षर शब्द की तरह एक गुण को रखता है, आप इन्हें नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये पद आपके बंधे हुए हैं, इनका दूसरा प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर दूसरी परिभाषा की बात की जाए तो पदबंध जो होता है वह क्रिया मुक्त होता है। क्रिया मुक्त का मतलब इसमें क्रिया का अभाव होता है, वह कहलाता है आपका पदबंध। नेक्स्ट जो आपका क्रम पर है वह है आपका चरण। तो चरण क्या होता है? चरण एक प्रकार की श्रृंखला कहलाती है। जैसे अगर मैं दोनों को एक साथ समझूं, चरण को और प्रकार को, तो चरण क्या है और प्रकार क्या है? चरण का एक निश्चित क्रम होगा, लेकिन प्रकार का कोई निश्चित क्रम नहीं हो सकता है। जैसे चरण की बात की जाए तो आप 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 भी लिखेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप अगर आप गिनती लिख रहे हो तो 1 के बाद 3 लिख दो, 3 के बाद 5 लिख दो और कहो कि ये क्रम है। या तो अगर आप बात करते हो अ के बाद बड़ा अ, फिर ई, फिर बड़ी ई लिख दिया, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आ के बाद आप छोटी ई लिख दो तो वही क्रम होगा, तो ऐसा नहीं है। तो चरण एक क्रम होता है, चरण को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन प्रकार को आप बदल सकते हो। जैसे हमारे जो परिवार की एक श्रृंखला होती है, चरण होती है, या उर्दू में इसे हिजरा बोलते हैं, वो एक क्रम होगा कि पहले दादा, फिर पापा, फिर लड़का, ये एक चरण है।
वह एक क्रम है। इस क्रम को ये नहीं बदल सकते कि पहले लड़का आएगा फिर पिता आएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रकार में हम आगे पीछे क्रम को रख सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए, हम आगे चरण पढ़ेंगे संधि का, जब करेंगे तो संधि में स्वर व्यंजन या विसर्ग, तो हम चाहे तो पहले संधि को पढ़ लें या संधि में हम समास को पढ़ लें या हम काव्य को पढ़ लें, अलंकार को पढ़ लें, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। या तो संधि की बात करें, संधि पढ़ने की, तो संधि में भी हम स्वर व्यंजन विसर्ग को छोड़कर, हमारा मन है कि पहले हम विसर्ग पढ़ लें फिर स्वर पढ़ लें फिर व्यंजन पढ़ लें, तो किसी भी प्रकार में ये नहीं कि आपकी सीक्वेंस में ही किया जाएगा। तो सीक्वेंस जहां पास या क्रम जहां नहीं होता वो कहलाता है प्रकार, और जहां क्रम होता है वह कहलाता है चरण। लास्ट जो क्रम पर आता है वह है हमारी लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि का एक अगर वास्तविक अर्थ की बात की जाए, जो कि सीधा सीधा पूछा जाता है, तो लिपि का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह का अर्थ होता है किसी का सिंबल या उसका मार्क जिसको बोल सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी अगर हम पढ़ते हैं तो हिंदी का जो अगर का बनाने का चिन्ह है तो आप यही लिखोगे हिंदी के अंतर्गत। अगर इंग्लिश के अंतर्गत लिखोगे तो अगर का आपको बनाना है तो 2-3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, चाहे कोई भी आप प्रकार लिख सकते हो, लेकिन हिंदी के लिए आप अगर का बनाने की कल्पना करना है तो आपको इस प्रकार का ही लिखना पड़ेगा। तो लिपि का अर्थ होता है चिन्ह, और हिंदी लिपि की जो लिपि है वह है देवनागरी। अगले वीडियो पे हम देखेंगे कि जो हमारी लिपि है कितनी लिपियां हैं। लिपियों की जो संख्या है वह टोटल 22 है। मन में हो सकता है अगर थोड़ा सा जानकारी ना हो तो आप ये कह सकते हो तो भाषा भी 22 है। हाँ, भाषा जरूर 22 है, लेकिन लिपियों की संख्या भी 22 है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको 2, 4 या 5 लिपियां याद होगी। जैसे बात की जाए तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, 2-4 लिपियां आपको याद है, लेकिन टोटल बात की जाए तो लिपियों की संख्या कितनी है? 22। और जो देवनागरी है वह हिंदी भाषा की तरह ही विकास करते हुए ही देवनागरी बनी है। जिस प्रकार संस्कृत से लेकर हिंदी का विकास क्रम हुआ है, वहां आकर देवनागरी का विकास हुआ है। तो देखते हैं देवनागरी का विकास क्या होता है। जिस प्रकार हिंदी भाषा का विकास क्रम था, वैसे ही लिपि जो हमारी देवनागरिक है उसका भी विकास क्रम था। जैसे हिंदी हमारी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट से जाकर हिंदी की ओर बनी, वैसे ही जो हमारी देवनागरी लिपि है हिंदी की, वह भी किसी न किसी उद्भव क्षेत्र से आते हुए देवनागरी बनी। अब कौन सा उसका क्रम था? तो क्रम याद रखें, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। तो क्रम क्या है? तो उसका क्रम है ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, जिसे ब्राह्मी गुप्त लिपि भी कहते हैं। ब्राह्मी गुप्त लिपि भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो लिपि आई वो है कुटिल लिपि, फिर प्राचीन लिपि, और इसके बाद फिर उद्भव होती है जो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी। यहां से ये क्रम बनता है लिपियों का। तो आपको याद रखना है कि लिपियों का क्रम क्या है? ब्राह्मी है, गुप्त है, कुटिल है, प्राचीन है और देवनागरी लिपि है। तो ये था हमारा हिंदी श्रृंखला का पहला क्लास, जिसमें मैंने बतलाया कि हिंदी में जो शब्द होते हैं, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है और क्या क्या होता है। तो हमें इस लेक्चर पर जो हमने सीखा वो हिंदी की शब्दावली है, जिनके अंतर्गत हमने ये देखा है कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हिंदी में कैसे किया जाता है।
हमारा जब दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसमें सबसे पहली जो क्लास लगेगी वह होगी हमारी वर्णमाला की। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है ओवरव्यू का, वह देख ले और वहां से हमारी क्लास का एक पाठ्यक्रम लिख सकता है, जिससे हमने क्रम के रूप में दिया कि हम किस क्रम पर अपनी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।